नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इज़ मैटर प्योर अराउंड अस। मतलब कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं शुद्ध है। तो चलिए इस पर के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग क्या कर रहे हैं देखने की कोशिश कर रहे हैं और आप हमें बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज़ द प्योर सब्सटेंस? शुद्ध पदार्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए मटेरियल विथ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, समान संरचने वाले पदार्थ। ए मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंस, विभिन्न पदार्थों का मिश्रण। या परिवर्तनीय संरचना वाला पदार्थ या विषमांगी पदार्थ। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, जो प्योर सब्सटेंस होता है अर्थात शुद्ध पदार्थ जो होता है वो समान संरचना वाले पदार्थ होते हैं। मतलब उनमें एक ही प्रकार के परमाणु या अणु होते हैं अर्थात एटम्स या मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बने होते हैं। दूसरा सवाल है कि निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस, एयर, मिल्क, डिस्टिल्ड वाटर या सोयल। तो इसका जो आंसर होगा आपका सी नंबर होगा। कहने का मतलब कि एयर जो होता है वो तो मिक्सचर होता है, उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, डिफरेंट टाइप के गैस होते हैं। मिल्क भी मिक्सचर ही होता है, इसीलिए जो है यहाँ पर डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो प्योर H2O होता है, इसीलिए इसको जो है शुद्ध पदार्थ के रूप में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलते हैं। प्योर सब्सटेंस आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप, शुद्ध पदार्थ केवल एक प्रकार किसके बने होते हैं? तो मैंने बोला कि ये एटम्स या तो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री का जो है आपका आंसर जो होगा वो ए होगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, निम्न में से कौन सा तत्व है? क्या पानी तत्व है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सॉल्ट? तो ऑक्सीजन जो है एक एलिमेंट है अर्थात तत्व है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव के तरफ। बोला जा रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, निम्न में से कौन यौगिक है? मतलब कंपाउंड कौन है? आयरन है, गोल्ड है, नाइट्रोजन है या वाटर है? तो वाटर के बारे में जानते हैं कि ये दो एलिमेंट से मिलकर के बना होता है और जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं उन्हीं को कंपाउंड कहा जाता है। अर्थात पानी का फॉर्मूला जानते हैं H2O होता है, इसीलिए जो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि ये कंपाउंड अर्थात यौगिक है। 6 नंबर सवाल है, एलिमेंट आर क्लासिफाइड इन टू, तत्वों को किस में वर्गीकृत किया जाता है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, मिक्सचर या कंपाउंड में, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस में, सॉल्यूशन और सस्पेंशन में। तो जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कम जो है क्लासिफाइड किए जा सकते हैं। 7 नंबर सवाल है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो इसमें से जो मिक्सचर होगा वही शुद्ध पदार्थ में नहीं आएगा। ऑक्सीजन जो है ये एलिमेंट है, शुगर जो है कंपाउंड है, कॉपर जो है एलिमेंट है, अर्थात हमारे पास बचा एयर, ये क्या है? एक मिक्सचर है, इसीलिए इसको जो है शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में नहीं रख सकते अर्थात प्योर सब्सटेंस में नहीं रख सकते हैं। 8 नंबर सवाल है, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय, यौगिक बनते हैं कैसे बनते हैं? फिजिकल मिक्सिंग से या केमिकल कॉम्बिनेशन से या मैकेनिकल मिक्सिंग से या आपके सिंपल ब्लेंडिंग अर्थात सरल रूप से मिलाने पर बनते हैं। तो 8 नंबर का जो आंसर होगा कि कंपाउंड जो होते हैं वो आपके रासायनिक संयोजन से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर सवाल में। इन ए कंपाउंड एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन, यौगिक में जो है तत्व किस अनुपात में मिलते हैं? तो ये जो है आपके देखेंगे कि वेरिएबल रेशियो में मिलते हैं। 9 नंबर का जो ऑप्शन होगा, माफ़ कीजिएगा गलती हो गया मुझसे, ये फिक्स्ड रेशियो में मिलते हैं। मतलब कि कंपाउंड एलिमेंट जो होते हैं वो कंपाउंड बनाने के लिए फिक्स्ड रेशियो में मिलाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द मास। 10 नंबर पर चलेंगे। बोला जा रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल, इनमें से कौन जो है धातु है? तो क्या सल्फर धातु है, कार्बन है, आयरन है या ऑक्सीजन है? तो हम लोग को पता है कि आयरन जो है वो क्या है? धातु है। बाकी ये तीनों ए बी और डी जो है अधातु हैं। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे बीच इज ए नॉन मेटल, कौन अधातु है? कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन या नाइट्रोजन? तो इसमें से आपका सही आंसर होगा नाइट्रोजन जो है वो क्या है? अधातु है अर्थात ये गैस है।
आगे बढ़ते हैं लोग 12 नंबर पर। बीच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ के लिए कौन सा कथन सही है? दे हैव वेरिएबल कंपोजिशन, दे कंटेन द इम्प्योरिटीज, दे हैव फिक्स्ड प्रॉपर्टीज, या दे आर ऑलवेज मिक्सचर। तो 12 नंबर का जो आपका आंसर होगा, दे हैव फिक्स्ड प्रॉपर्टीज। इनके गुण क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। 13 नंबर के तरफ चलते हैं हम लोग। इसमें सवाल है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। निम्न में से कौन तत्व नहीं है? अब तत्व ही नहीं है तो देखिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों तत्व हैं, लेकिन ये जो है वाटर जो है ये क्या है? कंपाउंड है, अर्थात ये एलिमेंट नहीं है। 14 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। निम्न में कौन यौगिक का उदाहरण है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो यौगिक का उदाहरण इसमें जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इट इज़ अ कंपाउंड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास 15 नंबर सवाल। शुद्ध पदार्थों में होता है, क्या होता है शुद्ध पदार्थों में? तो शुद्ध पदार्थों में क्या सेम कंपोजिशन थ्रू आउट होता है, या आपके जो हैं डिफरेंट कंपोजिशन होते हैं, मिक्स्ड कंपोजिशन होते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती है? तो शुद्ध पदार्थ हर जगह समान संरचना में पाए जाते हैं। इस सेक्शन का जो है सबसे अंतिम सवाल यहाँ पर है 16 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। निम्न में से कौन यौगिक है? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या सोडियम क्लोराइड। तो इस सेक्शन का जो अंतिम जो क्वेश्चन है 16 नंबर वो डी है। सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या है? आपका कंपाउंड है। चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। अगले सेक्शंस में जो भी आपके सवाल पूछे जाएंगे वो सब जो है आपके मिक्सचर से पूछे जाएंगे। मिक्सचर से जितने भी सवाल होते हैं इसको हम लोग डिटेल से क्या करने वाले हैं? देखने वाले हैं, और इसमें भी 16 क्वेश्चंस आपके लगेंगे। बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ अ मिक्सचर। मिश्रण क्या है? प्योर सब्सटेंस है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस है, या केमिकल कंपाउंड है, या एलिमेंट है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी नंबर होगा, अर्थात जो है मिक्सचर जो है वो जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का संयोजन है। अगला सवाल है यहाँ पर आपके पास, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाई। मिश्रण को किससे अलग किया जा सकता है? केमिकल मेथड से ओनली, न्यूक्लियर रिएक्शन से, या फिजिकल मेथड से, या बायोलॉजिकल मेथड से। तो 2 नंबर का आंसर जो होगा वो आपका सी होगा, कि मिक्सचर को जो है हम लोग भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं, अर्थात फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग 3rd नंबर सवाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। निम्न में कौन समांगी मिश्रण है? ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर, सैंड एंड वाटर का मिक्सचर, या एयर का, या सोयल का। तो हम लोग जानते हैं कि एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं? एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आप काफ़ी ज़्यादा जो है आपस में मिले होते हैं अच्छी तरीके से। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एयर जो है वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर के श्रेणी में आता है। 4 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। तो 4 नंबर सवाल है आपका, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण है? सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, या सैंड एंड आयरन। तो विषमांगी में क्या होता है कि इसके पार्टिकल्स आपको नज़र आ जाते हैं। तो अगर आप नमक का सोल्यूशन देखेंगे अर्थात नमक का विलयन देखेंगे तो उसमें नमक नहीं दिखाई देगा, अर्थात पानी और नमक रहेगा तो उसमें नमक नहीं दिखाई देगा। शुगर का भी यही हाल है और सिरका में भी यही हाल है। बट आप रेत और लोहे के बुरादे को आपस में मिलाएंगे तो वो दोनों लगभग दिखाई ही देंगे। 5 नंबर सवाल है कि इन अ मिक्सचर कंपोनेंट्स आर, मतलब मिश्रण में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? केमिकली कंपाउंड होते हैं, फिजिकली होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में होते हैं, कि नो सेपरेबल होते हैं? तो फिजिकली रूप से क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं लोग। दिया हुआ है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मिक्सचर। निम्न में से कौन मिक्सचर नहीं है? तो एयर जो है वो क्या है? मिक्सचर है। मिल्क भी क्या है? वो मिक्सचर है। ब्रास भी मिक्सचर है, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर जो है ये मिक्सचर नहीं है, अर्थात ये वाटर H2O है। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर सवाल की तरफ। मिश्रण की संरचना होती है कैसी? फिक्स्ड, डिफिनिट, या परिवर्तनीय, या आपके परिवर्तनीय होती है, या कांस्टेंट होती है? तो इसको हम लोग क्या देखते हैं कि मिश्रण जो आपस में परिवर्तनीय होता है, वेरिएबल होते हैं।
बीच इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। फिर से एक बार सवाल, तो होमोजीनियस मिक्सचर की अगर बात करते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 8 का जो है वो क्या होने वाला है? क्या वो मिट्टी होगा, स्मोक होगा, सैंड इन वाटर होगा, साल्ट डिजोल्व इन वाटर होगा? तो फिर से मैंने बोल दिया यहाँ पर कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो है मिलाया गया कोई एक तो सब्सटेंस आपको दिखलाई नहीं देगा। तो जब आप पानी में घुला हुआ नमक देखेंगे तो ये जो है होमोजीनियस मिक्सचर का एक बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में आता है। 9 नंबर क्वेश्चंस पर चलते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कौन हेट्रोजीनियस है? तो हेट्रोजीनियस में मिलाए गए सब्सटेंस दिखाई देते हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एयर, विनेगर एंड ब्रास, ये पीतल, इन सब में जो है ना आपको नहीं दिखाई देंगे। बट 9 के अगर आप जाते हैं डी नंबर पर तो ये आपको क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। 10 नंबर पर चलते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एलोय। इनमें से कौन जो है एलोय है? मिश्र धातु है। मिश्र धातु का जो डिफिनेशन होता है कि जब दो या दो से अधिक धातु आपस में मिक्स किए जाते हैं तो उसी को हम लोग मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि वाटर तो ये केमिकली कंपाउंड है, एयर जो है ये तो होमोजीनियस मिक्सचर है, इसमें तो कोई मेटल की बात ही नहीं है, ऑक्सीजन तो ये नॉन मेटल है। तो ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और शायद जिंक का मिक्सचर होता है, हाँ कॉपर और जिंक का ही मिक्सचर होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको जो है एलोए के फॉर्म में रखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे हम लोग। बोला जा रहा है बीच ऑफ द फ्लोइंग मिक्सचर शो द यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो यूनिफॉर्म मतलब कौन सा मिश्रण समान संरचना दिखलाता है? तो इसमें आपका जो है 11 नंबर की ओर चलेंगे तो होमोजीनियस मिक्सचर इसका आंसर होगा। निम्न में कौन मिश्रण है? फिर से एक बार सवाल है, मिक्सचर कौन है? तो हाइड्रोजन तो मेटल है, यू नो दैट। एंड सोडियम क्लोराइड की अगर बात करते हैं तो ये कंपाउंड है, ऑक्सीजन तो ये मेटल है, तो ये सारे प्योर सब्सटेंस है। तो ये प्योर सब्सटेंस है तो किसी तरीके से मिक्सचर तो होंगे नहीं, तो हमारे पास जो है मिक्सचर के रूप में एयर बच गया। 13 नंबर सवाल की तरफ चलेंगे। इन ए मिक्सचर सब्सटेंस रिटेन दियर। मिश्रण में पदार्थ अपना क्या बनाए रखते हैं? तो पदार्थ जो है वो बात करेंगे तो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, बनाए, माफ़ कीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ अपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी बनाए रखते हैं। 14 नंबर सवाल है, बीच इज़ अ नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब एयर और साल्ट सोल्यूशन और जितने विलियन हैं, खास करके जो सोल्यूशंस होते हैं वो होमोजीनियस ही होते हैं, और एयर भी क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो जब तेल और पानी को आपस से मिलाएंगे तो दिखाई देते हैं, तो होमोजीनियस नहीं, वो हेट्रोजीनियस के कैटेगरी में आते हैं। 14 के बाद हम लोग चलते हैं 15 नंबर सवाल पर। बोला जा रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस। कौन जो है गैसेस का मिक्सचर है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या एयर। तो सब लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एयर जो होता है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द गैसेस। 15 नंबर के बाद हम लोग इस सेक्शन का सबसे अंतिम सवाल 16 नंबर में चलते हैं, और इसमें देखते हैं कि आपके कितने सही हो पाते हैं। नो दैट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय। मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है कैसे? केमिकल रिएक्शन से, बर्निंग से, फिजिकल प्रोसेस से या न्यूक्लियर चेंजेस से? तो 16 का सी होगा, फिजिकल प्रोसेस से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। चलिए अगला सेक्शन है जिसमें कि हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अर्थात विलियन के प्रकार पर जो है क्वेश्चंस देखेंगे, और विलियन के प्रकार से जो है कुल मिलाकर के हम लोग इसमें जो है आपके 15 क्वेश्चंस देखेंगे। थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे ताकि आपका समय खराब ना हो। पहला नंबर है कि ए ट्रू सोल्यूशन क्या है? इसको सच्चा सोल्यूशन ना बोलेंगे, ये गलती से मुझसे टाइप हो गया है, मतलब इसको इंग्लिश में समझेंगे कि ट्रू सोल्यूशन क्या है। तो ट्रू सोल्यूशन जो होता है ये आपका जो है यू बोलें तो ट्रू सोल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अगला है, ये बार बार ट्रू लिखा गया है तो मुझसे मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से, बट इसका इंग्लिश सही है। पार्टिकल साइज इन द ट्रू सोल्यूशन, मतलब कि विलियन में कणों का आकार कैसा होता है। आदर्श बोलेंगे इसको, ट्रू को आदर्श विलियन बोलेंगे। यहाँ पर ट्रू का मतलब आप आदर्श समझेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सेकंड नंबर है आपका कि क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ कि कैसे होते हैं ट्रू सॉल्यूशंस में। तो आपका 3 नंबर का 2 नंबर का जो है आंसर आपका सी होगा कि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। मतलब आप इसको फ़िल्टर करना चाहेंगे छंदनी के द्वारा तो ये फ़िल्टर नहीं हो पाएंगे। जैसे आप वाटर एंड सॉल्ट को आपस में मिला देते हैं तो वो फ़िल्टर नहीं हो पाएंगे। हाँ, यहाँ पर दिया है विच शो द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या दर्शाता है? तो ट्रू सोल्यूशन, कोलाइड, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस। तो ये जो है आपका 3 का जो है वो बी होगा आंसर, कोलाइड दर्शाता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि टिंडल प्रभाव जो है वो कोलाइड दिखाता है, मतलब कोलाइड जो है टिंडल इफेक्ट दिखाता है।
सस्पेंशन क्या है, और सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे 4 नंबर, तो 4 नंबर का सी होगा, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। 5 नंबर पर चलेंगे हम लोग, और 5 नंबर में बोला जा रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोलाइड, कौन इसमें कोलाइड है। तो 5 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका मिल्क होगा, मिल्क जो है वो कोलाइड है। अब मैं डायरेक्ट आपको आंसर ही दे दे रहा हूँ ताकि आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं, तो बार बार क्वेश्चंस में पढ़ूंगा नहीं, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। 6 नंबर पर चलते हैं, पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन, निलंबन में कण कैसे होते हैं। तो 6 नंबर का जो है इसमें क्या होगा कि ये नहीं बैठते हैं, कण जो है बैठ जाते हैं, अदृश्य होते हैं या फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, यू नो दैट, कि पार्ट निलंबन के जो कण होते हैं वो आपके 6 का आपका आंसर होगा बी, तो वो बैठ जाते हैं नीचे की ओर। 7 नंबर की तरफ चलते हैं कि कौन सा विलियन पारदर्शी होता है, मतलब कि इसमें जो है हम लोग आर पार देख सकते हैं किस विलियन में। 7 नंबर का जो होगा सी होगा, ट्रू सोल्यूशन, आदर्श विलियन में जो है हम लोग आर पार देख सकते हैं। 8 नंबर पर चलते हैं, कोलाइड पार्टिकल्स, कोलाइड के कण होते हैं। तो कोलाइड के जो कण होते हैं वो इंटरमीडिएट साइज़ के होते हैं, मतलब मध्यम आकार के होते हैं, ना ही ज़्यादा बड़े ना ही ज़्यादा छोटे। 9 नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो बोला जा रहा है निलंबन के कण देखे जाते हैं, क्या नेक्ड आई से देखते हैं या माइक्रोस्कोप से देखते हैं या टेलीस्कोप से देखते हैं, या हम लोग उसको कैनॉट बी सीन। तो सस्पेंशन अर्थात निलंबन के कण को जो है हम लोग नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, मतलब इसमें जो मिलाए गए कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में, इसको देखा जा सकता है। 10 नंबर पर चलेंगे, बीच मिक्सचर इज अनस्टेबल, कौन सा मिश्रण जो है अस्थिर है। तो 10 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा निलंबन अर्थात सस्पेंशन। नेक्स्ट जो होगा अगला सवाल है, इसमें कौन प्रकाश को प्रकीर्णन नहीं करता, मतलब विच वन डज नॉट स्कैटरिंग द लाइट, मतलब इनमें से कोलाइट, सस्पेंशन या ट्रू सोल्यूशन में से कौन जो है ये प्रकाश के कणों को जो है क्या करेगा, वह स्कैटरिंग नहीं करता है। तो 11 नंबर का जो होगा सी होगा, ट्रू सोल्यूशन जो होता है वो आपके पार्टिकल्स को स्कैटर नहीं करता है, मतलब प्रकाश की किरणों को फैलाता नहीं है। 12 नंबर की बात करते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन, अब इसमें से बताना है कि कौन सस्पेंशन है। 12 नंबर का होगा डी, मडी वाटर, मतलब कीचड़ वाला जो पानी होता है वो क्या होगा, वो आपके जो है निलंबन का एक एग्जाम्पल है। कोलाइड क्या होते हैं, क्या वो होमोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, या प्योर सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि कोलाइड जो है वो आपके हेट्रोजीनियस होते हैं, 13 नंबर का बी ऑप्शन होगा। 14 नंबर पर चलते हैं, बीच सोल्यूशन हैज़ अ पार्टिकल दैट डोंट सेटल, कण नहीं बैठते इनमें से किसके, मतलब जो इसके मिलाए गए जो पार्टिकल्स के होते हैं उसके जो है पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे, तो किसके। 14 नंबर का जो होगा वो होगा ट्रू सोल्यूशन के, मतलब आदर्श विलियन के। 15 नंबर पर चलते हैं, 15 नंबर का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, और बोला जा रहा है कोलाइड के कणों का आकार कैसा होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 15 नंबर का जो होगा सी होगा कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, और 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले सेक्शन की ओर, जिसमें जो है हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि सॉल्यूशंस के जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो उन पर सवाल देखेंगे। तो बस ये इसमें हम लोग जो हैं कुल मिला करके आपसे 10 सवाल पूछेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन से जुड़े हुए होंगे। तो देखते हैं कि आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं। सबसे पहला सवाल है, थोड़ा तेज़ी से निकलेंगे क्योंकि इस पर हल्का फुल्का जो है पीछे डिस्कशन कर लिया गया है। ए सॉल्यूशन क्या है, तो हमें पता है सॉल्यूशन जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं। 3rd नंबर में चलते हैं कि विलियन के कण देखे जा सकते हैं कैसे। तो विलियन के कण को जो है हम लोग अगर बात करेंगे 3rd नंबर में, तो 3rd नंबर का बी होगा, वो नेक्ड आई से भी देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट है सॉल्यूशंस आर, विलियन कैसे होते हैं, तो विलियन के बारे में बात करते हैं 4 नंबर में। तो 4 नंबर का जो होगा सी होगा, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, माने पारदर्शी होते हैं। तेजी से निकलेंगे क्योंकि आप लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ट्रू सोल्यूशन मतलब आदर्श विलियन कैसा होता है, तो 5 नंबर का जो होगा जो है टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाता है, याद रखिएगा।
6 नंबर सवाल पर चलते हैं। विलयन में विलय के कण जो होते हैं और सोल्यूट पार्टिकल्स इन अ सोल्यूशन। सोल्यूट उसे बोलते हैं जो दूसरे में घुल जाते हैं, सोल्यूशन वो होते हैं जो दूसरे को घुला, माफ़ कीजिएगा, सॉल्वेंट वो होते हैं जो दूसरे को घुला लेते हैं। अर्थात विलय वो पदार्थ होते हैं जो दूसरे पदार्थों में घुल जाते हैं और विलायक वो होते हैं दूसरे पदार्थों को घुला लेते हैं। मतलब विलयन जो है विलय और विलायक से मिलकर के बने होते हैं। तो जो बात करेंगे कि जो 6 नंबर का जो आंसर होगा वो बी होगा। मतलब अगर आप चीनी और पानी को आपस में मिलाइएगा तो चीनी, माफ़ कीजिएगा, पानी और चीनी को आपस में मिलाइएगा, बशर्ते कि पानी की मात्रा अधिक होनी चाहिए चीनी से, तो जो चीनी होगा वो समान रूप से क्या करेगा, फैल जाएगा पानी के अंदर, अर्थात वो एक सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल होगा। 7 नंबर की बात करते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर है 7 नंबर का सी होगा कि यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है, मतलब इसके पार्टिकल्स आपस में अच्छी तरीके से क्या होते हैं, मिले होते हैं। 8 नंबर पर बात करते हैं। सोल्यूशन डोंट स्कैटर लाइट। क्यों? बिलियन के प्रकाश, मतलब क्यों 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 भाई, बिलियन प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? 8 नंबर में क्या वो काफ़ी कण बड़े होते हैं इसलिए, कण छोटे होते हैं इसलिए, वे रंगीन होते हैं इसलिए, या भारी होते हैं इसलिए? तो 8 नंबर का ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, अर्थात उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट के जो लाइट के रेज को जो है क्या करती हैं, स्कैटर अर्थात फैला नहीं पाती हैं। 9 नंबर सवाल है यहाँ पर, विलियन के लिए कौन सा सही है? तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है क्या उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं छान करके? देखो सिंपल सा अगर हम लोग बात करते हैं केवल नमक और पानी के ही बारे में, तो नमक और पानी का जो सॉल्यूशन होता है अर्थात विलियन होता है, वो तो उसके कण बैठेंगे नहीं नीचे। ऐसा थोड़े होता है कि नमक का जो कण है वो पानी में जाकर बैठ जाता है नीचे तल्ली में, ऐसा थोड़ा होता है। क्या उसको सेपरेट कर सकते हैं छान करके? नहीं कर सकते। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता ही नहीं है। तो वो स्वभाव में स्थिर होते हैं, स्टेबल होती हैं दैट। तो ये लास्ट सवाल है 10 नंबर, आपको ध्यान देना होगा। सोल्यूशन रिमेन स्टेबल बिकॉज विलियन स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि इसके कण जो है बैठते नहीं हैं, पार्टिकल्स डोंट सेटल। अगले बात करेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में, ये कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको मज़ा भी आ रहा होगा कि एक एक टॉपिक पर जो है क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप लोगों को, और इसमें हम लोग कुल मिलाकर के जो है आपके 5 सवाल देखेंगे, ज़्यादा नहीं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता क्या है, क्या मतलब होता है कि विलियन की सांद्रता का क्या अर्थ है? तो विलियन की सांद्रता का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन गिवन सॉल्वेंट। दिए गए विलायक में विलय की मात्रा ही आपको कॉन्सेंट्रेशन को क्या करती है, दिखाती है कि कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर सवाल है बीच टर्म रिप्रेजेंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड। तो अगर मान लेते हैं अधिकतम विलय घुलने को क्या कहते हैं, मतलब अगर किसी भी सॉल्यूशन में जो है भारी मात्रा में क्या कर दिए गए हैं, किसी सॉल्यूशन में जो है भारी मात्रा में कुछ विलय को घुला दिया गया है। मतलब मान लेते हैं कि हमारे पास पानी है और उस पानी के अंदर जो है काफ़ी भारी मात्रा में नमक मिला दिया गया है, तो उसको क्या बोलेंगे? तो 2 का जो है सी होगा कि वो सैचुरेटेड होगा। 3rd नंबर सवाल है ए सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड। अच्छा, जिस विलयन में और विलय घुल सकता है, मतलब मान लेते हैं आप पानी लेते हैं, उसमें नमक लेते हैं और नमक डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, और वो घुला रहा है, उसको तेज़ी से घुलता जा रहा है, मतलब डिजॉल्व करते जा रहा है। तो 3rd नंबर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। और ऊपर वाला जो हम लोग देख रहे थे 2 नंबर का जो आंसर होगा वो सी होगा। तो देख लीजिए एक बार, असंतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं कि वो घुला ही रहा है। 4 नंबर की बात करते हैं, मास बाय मास पार्टिकल्स कैसे, द्रव्यमान प्रतिशत को कैसे दिखाते हैं? तो इसका 4 नंबर का आंसर जो होगा आपका ए होगा। मास बाय मास तो भाई साफ लिखा जा रहा है कि सोल्यूट भी मास में होगा और सॉल्यूशन भी किस में होगा, मास में होगा, और इस तरीके से उसमें परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कि मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन बाय 100। नेक्स्ट चलते हैं और अंतिम सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जिसका यहाँ पर जो है 5 नंबर सवाल है और ये इस सेक्शन का जो है अंतिम सवाल है।
तो जैसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि विच फैक्टर अफेक्ट्स द कंसंट्रेशन, सांद्रता को कौन प्रभावित करता है, तो ये होगा ए नंबर ऑप्शन। विलय और विलायक जो है की मात्रा जो होती है वो क्या करती है, सांद्रता को अर्थात कंसंट्रेशन को प्रभावित करती हैं। मतलब अगर भारी मात्रा में आप क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट ले रहे हैं या सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो इससे जो है एक बैलेंस गड़बड़ होता है या तो अच्छा होता है किसका, सॉल्यूशन का। या आप मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, अगर आप चीनी ले लीजिए और उसमें पानी डालिए, या पानी और चीनी का मिश्रण लीजिए, अगर आप पानी बढ़ाएंगे तभी भी कंसंट्रेशन पर असर पड़ेगा, कंसंट्रेशन कम होगा। ज़्यादा चीनी मिलाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो अगले जो सेक्शन है, तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो आप कृपया करके जो है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। तो ये अंतिम सेक्शन है हम लोगों के लिए, और इसमें हम लोग क्या, माफ़ कीजिएगा, ये मिक्सचर से जुड़ा हुआ सेक्शन है और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए, पहला सवाल, विच मेथड इज़ यूज टू सेपरेट इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। मतलब अघुलनशील ठोस को अगर द्रव से अलग करना है तो इसके लिए क्या करेंगे। बहुत सा सिंपल से, ये तो हलवा सवाल हो गया एकदम से, क्योंकि अगर हम लोग इसमें अगर ये बोलेंगे कि मान लेते हैं कि आपने पानी लिया और उसमें एक ऐसा ठोस मिला दिया कि वो उसमें घुलता नहीं है। मान लेते हैं पानी है और उसमें आपने कंकड़ मिला दिया, तो जाहिर सी बात है कि पानी और कंकड़ को आप कैसे अलग कीजिएगा। तो पानी और कंकड़ को सीधे जो है आप छान करके अलग कर लीजिएगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे चाय से चाय पत्ती जो है अलग किया जाता है, वो कैसे, तो छान करके, उसके लिए एक फिल्ट्रेशन ऑब्जेक्ट भी आता है। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, समुद्र जल से नमक कैसे प्राप्त किया जाता है। विच मेथड यूज टू ऑब्टेन साल्ट फ्रॉम द सी वाटर। तो इसके लिए इवेपोरेशन मेथड का यूज किया जाता है। थर्ड नंबर सवाल की तरफ चलते हैं, विच टेक्निक सेपरेट सब्सटेंस बेस्ड ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। उबलांक अर्थात उबाल के मतलब बॉइलिंग पॉइंट के अंदर जो है आधारित विधि कौन सी होती है। थर्ड नंबर का जो होगा वो सी होगा, आसवन विधि के नाम से, डिस्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। 4 नंबर है, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट द इमिसिबल लिक्विड। मान लेते हैं कि हमारे पास दो द्रव हैं और दोनों द्रव आपस में घुलते नहीं हैं। जैसे तेल और पानी हमने ले लिया, ऑयल एंड वाटर ले लिया, तो उसको कैसे अलग करेंगे। इवोपरेट तो करेंगे नहीं, फिल्टर तो करेंगे नहीं। तो इसके लिए 4 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा, अर्थात सेपरेटिंग फेनल का यूज करेंगे। 5 नंबर सवाल है, बीच मेथड यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड। ठोस पदार्थ को शुद्ध करने के विधि को क्या कहते हैं। मतलब ठोस पदार्थ को शुद्ध करने की विधि, मतलब कि मिक्सचर से अलग करने की जो विधि होती है वो क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानी जाती है। स्फटिकीकरण नहीं बोलते, उसको क्रिस्टलीकरण के नाम से जानते हैं। 6 नंबर है, बीच प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम द कर्ड। वाह वाह वाह। दही से मक्खन अलग करने की विधि को क्या कहते हैं। क्या उसको फिल्ट्रेशन से करते हैं, सेडिमेंटेशन से, या सेंट्रीफ्यूगेशन से, या इवेपोरेशन से। तो 6 का जो होगा वो आपका आंसर सी होगा कि सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए जो है, केंद्रीयकरण के द्वारा जो है दही से मक्खन अलग कर लेंगे। आप करिए और कमेंट में बताइए कि हाँ मैंने दही से जो है मक्खन निकाला। आगे बढ़ते हैं लोग, और आपको बताना होगा सब्लिमेशन यूज फॉर, उद्वापातन विधि का उपयोग किया जाता है वो किसके जरिए। तो देखिएगा, सब्लिमेशंस का अर्थ क्या होता है कि जब कोई सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो बिना लिक्विड में चेंज हुए वो क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नॉट द सब्लिमेशन। जैसे कम्फोर, जिसको कपूर बोलते हैं, तो उसको हम लोग गर्म करते हैं तो सीधे वो क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि 7 का जो होगा वो सी होगा, सॉलिड टू गैस में बदलना ही क्या कहलाता है, उद्रवपातन के नाम से जाना जाता है। बीच मेथड सेपरेट टू डाइज इंक, स्याही में रंगों को अलग करने की विधि कौन सी है। तो ये जो है इसकी क्रोमेटोग्राफी का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। 8 के बाद चलते हैं 9 नंबर पर, बीच मेथड टू सेपरेट हैवी पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड। भारी कणों को द्रव से कैसे अलग करेंगे। तो 9 नंबर का जो होगा वो उसको हम लोग सेडिमेंटेशन से अलग करेंगे। अब देखिए, मान लेते हैं पानी है और पानी में जो है बालू या कीचड़ वगैरह मिल गया है, तो उसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो नीचे तल्ली में जा कर के बैठ जाएगा। यही इसी प्रोसेस के जरिए जो है हम लोग भारी कणों को लिक्विड से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं।
10 नंबर पर चलते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलाइजेशन यूज टू सेपरेट, आंशिक आसवन का उपयोग किया जाता है। तो 10 नंबर का जो होगा वो सी होगा। मिक्सिबल लिक्विड्स विद द क्लोज बॉइलिंग पॉइंट, मिलने वाले द्रव को उबलांक के पास होती है, इसके द्वारा अलग किया जाता है। मतलब दो लिक्विड अगर आपस में मिल गए हैं तो उसको अलग करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाएगा। 11 नंबर पर चलते हैं। बीच मेथड यूज टू द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर का उपयोग करके हम लोग किस मिक्सचर को अलग करते हैं। तो मतलब कैसे, मतलब फिल्टर पेपर किस मिक्सचर में यूज होता है। तो 11 का ए होगा, वो फिल्ट्रेशन में यूज होता है। नेक्स्ट है 12 नंबर। कौन सी प्रक्रिया में विलायक हटाने के लिए गर्म किया जाता है। विच प्रोसेस इन्वॉल्व हीटिंग टू रिमूव द सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है डी होगा, इसमें एवोपरेशन होगा, माने विलायक हटाने के लिए। मतलब मान लीजिए पानी और नमक का मिक्सचर है, तो पानी जो उसमें सॉल्वेंट हो गया, तो अगर हम लोग उसको गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें से हट जाएगा। तो सिंपल सा ये था, कोई ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं था। 13 नंबर पर चलते हैं। सेपरेटिंग फिनल वर्क्स बेस्ड ऑन, विभाजक की किस विधि पर काम करता है। तो ये जो है जाहिर सी बात है कि दो लिक्विड अगर आपस में मिले हैं, जैसे मान लीजिए तेल और पानी आपस में मिले हैं, तो पानी की जो डेंसिटी होती है वो वेजिटेरियन ऑयल से क्या होती है, ज़्यादा होता है, इसीलिए वो नीचे रहता है। और ऑयल जो होता है वो उसके ऊपर तैरते रहता है, और वो उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो डेंसिटी है। चलते हैं 14 नंबर सवाल की तरफ। कौन सी विधि शुद्ध क्रिस्टल देती है। बीच मेथड गिव्स द प्योर क्रिस्टल। तो 14 नंबर का जो है इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 15 नंबर पर चलते हैं। बीच मेथड टू सेपरेट द कॉम्फोर फ्रॉम द साल्ट। लीजिए आ ही गया। कपूर को नमक से कैसे अलग करेंगे। तो कपूर को अलग करने के लिए नमक से जो है हम लोग 15 का बी यूज़ करेंगे, अर्थात जो है सब्लिमेशन का यूज़ करेंगे। इस सेक्शन का जो है सबसे अंतिम सवाल जो है आपका यहाँ पर मिलेगा, वो क्या है कि बीच मेथड टू सेपरेट फाइन पार्टिकल्स क्विकली, माने सूक्ष्म कणों को जल्दी से अलग करने की विधि को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, केंद्रीयकरण। चलिए थोड़ा सा हलवा क्वेश्चंस आपके सामने भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से जुड़ा हुआ, जिसको आप क्या करेंगे, तेज़ी से बनाएंगे। और इसमें बस मैंने जो है आप लोगों के लिए कुल मिला करके 15 सवाल रखे हैं और बहुत तेज़ी से करेंगे। तो फिजिकल परिवर्तन क्या है, मतलब फिजिकल चेंजेस क्या है। तो जाहिर सी बात है, चेंज इन विच प्रॉपर्टीज़, चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली, जिसमें केवल भौतिक गुणों का ही परिवर्तन होता है उसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगला सवाल है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। बर्निंग पेपर, रस्टिंग आयरन, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो बर्फ़ का पिघलना जो है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। 3rd नंबर सवाल है केमिकल चेंज इन्वॉल्व, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ बनता है। तो जी, इसमें नया पदार्थ बन जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है बीच इज द केमिकल चेंज, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो होगा वो लकड़ी का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। आगे भौतिक परिवर्तन होते हैं परमानेंट या मत की परमानेंट, इरिवर्सिबल, टेम्परोरी, या तो बोलेंगे कि केमिकल। तो 5 नंबर का जो होगा वो सी होगा, अर्थात वो अस्थायी होते हैं, टेम्परोरी होते हैं, क्योंकि उनको फिर दोबारा जो है उस रूप में लाया जा सकता है। 6 नंबर सवाल है कौन सा परिवर्तन रिवर्सिबल है, मतलब परिवर्तन होने के बाद भी उसको दोबारा हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो वो होगा मेल्टिंग ऑफ वैक्स। 6 नंबर का जो है वो सी नंबर ऑप्शन होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। 8 नंबर की बात करते हैं, निम्न में कौन सा परिवर्तन नहीं है और रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा पानी का उबलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन में नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं केमिकल चेंजेस आर जनरली, रासायनिक परिवर्तन समानता होते हैं, तो वो जो है आपके परमानेंट होते हैं, क्योंकि उनको दोबारा बदला नहीं जा सकता है। 9 नंबर के बाद 10 नंबर पर चलते हैं। बीच चेंजेस प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंस, तो जाहिर सी बात है नया सब्सटेंस जो है वो केमिकल चेंज में बन पाता है। अगला सवाल है बीच इज ए फिजिकल चेंज, कौन फिजिकल चेंज है। चावल का पकना, कटिंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन, या बर्निंग कैंडल्स।
तो जाहिर सी बात है 11 नंबर का भाई कोई भी जानता है कि लकड़ी कटेगा तो उसमें केवल फिजिकल चेंजेस होगा, उसमें केमिकल चेंजेस नहीं होगा। अर्थात लकड़ी काटना जो है ये आपका क्या है, तो ये आपका फिजिकल चेंज है। 12 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। इन ए केमिकल चेंज एनर्जी इज, रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा होती है। 12 नंबर का इसमें डी होगा, वो ऊर्जा जो है अवशोषित या उत्सर्जित होती है। मतलब जो भी केमिकल चेंज होगा या तो ऊर्जा का निर्माण होगा या तो ऊर्जा का अवशोषण होगा। 13 नंबर सवाल पर चलते हैं। लिखा जा रहा है कि निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो एलपीजी का जलना, जलने वाली सारी चीज़ें रासायनिक परिवर्तन में आती है, आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 14 नंबर की बात करते हैं। कौन केवल भौतिक अवस्था बदलता है। तो भौतिक अवस्था सिर्फ जो है वो आपके फिजिकल चेंज में ही बदलते हैं। अंतिम सवाल इस सेक्शन का, और मैं बोलूँगा कौन सा कथन सही है। इससे पहले कि आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिए आज। हर सेक्शन से कम 15, 16, 20 ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। चलिए 15 नंबर का जवाब दीजिए और क्या होगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू। फिजिकल चेंज फॉर्म्स न्यू सब्सटेंस, तो नहीं। केमिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, नहीं, इरिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंज डज नॉट फॉर्म्स ए न्यू सब्सटेंस, बनाते हैं यार, तो ऑप्शन नंबर डी बच गया। फिजिकल चेंज डज नॉट फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, मतलब भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। चलिए आज भर के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।